आज हम लोग देखेंगे जो रेडियो एक्टिविटी का हम लोग का जो कोर्स चल रहा था न्यूक्लियस में, उसमें हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा था कि हाफ लाइफ वगैरह में कैसे तुमको रिड्यूस होता है, हाफ लाइफ का क्या डेरिवेशन है, हाफ लाइफ का जो फार्मूला था 0.693 बाई लेमडा, उसके जो दो एग्जाम्पल थे एनसीईआरटी के, उसको हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था। और आज के लेक्चर में हम लोग देखते हैं कि अल्फा डीके जब होता है, तुमको जब डिसइंटीग्रेट करता है न्यूक्लियस, तो उसमें तुमको अल्फा पार्टिकल, अल्फा बीटा गामा निकलते हैं, बीटा प्लस बीटा माइनस, इन सबों के कारण एटॉमिक नंबर जो पेरेंट न्यूक्लिया से डॉटर न्यूक्लिया बनते हैं, तो उसके एटॉमिक नंबर, मास नंबर किस प्रकार चेंज होते हैं, इसको हम लोग देखते हैं। जैसे कि अल्फा से क्या होता है, अल्फा डीके में जो कि तुमको अगर कोई एक्स न्यूक्लियस है, इसका एटॉमिक नंबर जेड है और मास नंबर ए है, तो एक अल्फा डीके से अगर एक नया न्यूक्लियस बनेगा जिसका कि सिंबल अगर वाई हो जाए, तो इसमें इसके दो तुम्हारे क्या हो जाएंगे, दो प्रोटॉन कम हो जाएंगे इसमें, और एटॉमिक नंबर से 2 का कमी हो जाएगा और मास नंबर 4 घट जाता है, और प्लस क्या हो जाएगा तुमको ये He2 4, ये तुम्हारा अल्फा पार्टिकल होता है, तो अल्फा पार्टिकल निकलेगा प्लस एनर्जी तुमको लिबरेट होता है, ये जिसको क्यू वैल्यू भी कहते हैं, इसको इस एनर्जी को हम लोग क्यू वैल्यू कहा जाता है, जितना वैल्यू निकलेगा इसका। तो इसमें तुमको क्या हुआ कि जो कोई भी एटम है तो उसके अल्फा पार्टिकल, जैसे कि फॉर एग्जांपल तुमको अगर यूरेनियम 92 to 30, जैसे तुम्हारा यूरेनियम जैसे है तुमको 92 to 35 है या 238 है सपोज दैट, चाहिए, तो इससे अगर बनेगा तो इसका एक नया न्यूक्लियस बनेगा, और इसमें क्या हो जाएगा, ये थोरियम हो जाएगा, जिसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, 92 से घटेगा तो 90 हो जाएगा थोरियम का एटॉमिक नंबर, और इसका मास नंबर में 4 का कमी हो जाएगा, तो 4 का कमी हो जाएगा तो 234 हो गया, और प्लस क्या होगा तुम्हारा अल्फा पार्टिकल He24 आ जाएगा, और प्लस इसका क्यू वैल्यू इसका तुमको 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास ये तुम्हारा आएगा, टू क्यू वैल्यू। चलो अभी वैल्यू बाद में इसको कैलकुलेट करके एक एग्जांपल में दिया, इसका वैल्यू हम लोग निकालेंगे। ये अल्फा पार्टिकल के अच्छे से अल्फा पार्टिकल का, तो अल्फा पार्टिकल का जो डीके, हीलियम न्यूक्लियस इज दी अल्फा पार्टिकल, तो अल्फा पार्टिकल के डीके में क्या हुआ, 1 अल्फा पार्टिकल डीके एटॉमिक नंबर डिक्रीजेज बाय 1 अल्फा पार्टिकल में तुमको एटॉमिक नंबर डिक्रीजेज बाय 2 एंड मास नंबर डिक्रीजेज बाय 4, मास नंबर 4 से डिक्रीज कर जाएगा। तो ये तुम्हारा हो गया अल्फा पार्टिकल में तुमको एटॉमिक नंबर 2 से डिक्रीज किया और मास नंबर 4 से डिक्रीज करेगा, तो ये अल्फा डीके कहलाएगा। इसके बाद है तुम्हारा अल्फा डीके के बाद तुम्हारा होगा अल्फा डीके में, जैसे कि तुमको अगर इसका क्यू वैल्यू निकालना होगा, तो क्यू वैल्यू निकालने के लिए क्या करना होगा, जो मास डिफेक्ट होता है क्यू वैल्यू इक्वल्स टू, इस रिएक्शन में जो क्यू वैल्यू आएगा दैट इज इक्वल टू मास डिफेक्ट इनटू सी स्क्वायर, ऐसा mc स्क्वायर से निकल जाएगा क्यू वैल्यू, जितना एनर्जी मास जो तुम्हारा डिफेक्ट हुआ होगा, मास ऑफ जो तुम्हारा पेरेंट न्यूक्लियस है और डॉटर न्यूक्लियस प्लस अल्फा पार्टिकल का जो मास होगा उसको माइनस करके निकाल देंगे, जैसा कि एक एग्जांपल में बताएंगे। दूसरा, अगर तुमको ये दिया हुआ है कि अगर इसका अल्फा पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, अगर इसके लिए देखें तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल जो आता है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल जो इसमें आएगा, अल्फा पार्टिकल इक्वल्स टू A-4 बाय A मास नंबर इनटू क्यू वैल्यू, इसके इक्वल आएगा ये अल्फा डीके में। तो अल्फा डीके में कितना तुमको जो इतना कि क्यू वैल्यू कितना लिबरेट होगा, इसका एटॉमिक नंबर कितना से डिक्रीज कर जाएगा, 2 से, और एक अल्फा पार्टिकल से मास नंबर 4 से डिक्रीज कर जाता है, और ये तुमको हेवी न्यूक्लियस टूट करके अपना स्टेबिलिटी गेन करने का कोशिश करते हैं इससे। तो इसका जो तुमको जो मास डिफेक्ट के आधार पर जो किया है, तुमको एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, उससे तुमको क्यू वैल्यू निकाल करके इसमें बता देते हैं, और इसके बाद हम लोग बीटा प्लस बीटा माइनस इन सब डीके को इसका स्टडी करेंगे। तो ये है तुम्हारा दिया हुआ, इसका है तुमको दिया हुआ 13.6 नंबर एग्जांपल। तो 13.6 में दिया हुआ है कि तुमको एक न्यूक्लियस है यूरेनियम का, जो कि तुमको 238 न्यूक्लियस है, वह टूट करके थोरियम बनाता है और एक अल्फा पार्टिकल लिबरेट करता है, तो उसमें कितना जो है एनर्जी, उसका क्यू वैल्यू कितना आएगा। तो क्यू वैल्यू निकालने के लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा, पहले मास डिफेक्ट निकालना पड़ेगा।
इसमें मास कितना लॉस हुआ होगा, मास क्या चीज में कन्वर्ट होगा, एनर्जी में, और 1 U एनर्जी जो होता है तुमको इक्विवेलेंट टू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के। एनसीईआरटी एग्जाम्पल 13.6, एनसीईआरटी एग्जाम्पल 13.6। तो ये तुम्हारा है एक यूरेनियम 92-238 न्यूक्लियस है, जो कि एक अल्फा पार्टिकल इमिट करके थोरियम बनाता है, जिसका कि एटॉमिक नंबर 90 और मास नंबर 234 है, प्लस He24। इस रिएक्शन में, इस न्यूक्लियर रिएक्शन में कितना एनर्जी, इसका क्यू वैल्यू क्या आएगा? तो इसके लिए पहले हमको मास डिफेक्ट कैलकुलेट करना होगा। मास डिफेक्ट डेल्टा M इज इक्वल टू मास ऑफ U 92-238 का मास माइनस मास ऑफ थोरियम 92-234 माइनस मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, जिसको कि हीलियम का न्यूक्लियस होता है 24, और इसका U यूनिट में दिया हुआ है। तो इसमें जो क्वेश्चन में तुम्हारा डाटा इसका गिवन है, यूरेनियम का इसका दिया हुआ है 238 पॉइंट कितना दिया हुआ है, लिख रहे हैं 238.05079 माइनस 234.363 माइनस 4.260, इतना U हो गया। तो इसको जब सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो कितना U आ जाएगा, 0.00456 U आ गया। अब ये जो है तुमको इसका जो Q वैल्यू होगा 1 U को अगर हम लोग डायरेक्ट लिख दें 1 इज इक्विवेलेंट टू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन, इसको निकालने के लिए याद होगा, नहीं तो देखो यहाँ पे जो 1 U का वैल्यू जब निकालेंगे इज इक्वल टू MC स्क्वायर में जब देते हैं हमको 1 U देते हैं, तो 1 U का मतलब होता है 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 27 kg इंटू C का मतलब है 3 इंटू 10 पावर 8 का स्क्वायर, ये जूल में आएगा, बाय कर देंगे 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 और मेगा में बदलेंगे 10 पावर 6, तो ये तुमको मेगा इलेक्ट्रॉन दैट इज इक्वल टू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन। तो 1 U मास जो है इसके इक्विवेलेंट है, जैसा कि पिछले लेक्चर वगैरह में देखा होगा। तो हमको जब यहां पर जो Q वैल्यू आ जाएगा इसका Q वैल्यू कितना आ जाएगा, Q वैल्यू जो मास डिफेक्ट आ गया कितना 0. डेल्टा M 1 U के बराबर कितना 0.00456 इंटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा 4.25 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये तुम्हारा आ गया, यही आ गया यूरेनियम का इस रिएक्शन में 4.25 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का क्या होगा Q वैल्यू आएगा। दूसरा पार्ट है इसका, एक ये जो यूरेनियम है तुमको इसके बारे में कहा जा रहा है कि ये अगर एक प्रोटॉन को ये तुमको इमिट करता है, एक प्रोटॉन से तुमको इमिट करके एक प्रोटॉन से इसका रिएक्शन क्या दिया हुआ है, यूरेनियम कितना है प्लस दिया हुआ है ना, आगे क्या बना प्रोटिनियम बनाया है ना, हाँ, और एक बन जाएगा तुमको प्रोटॉन इमिट करेगा। तो उस रिएक्शन को लिख लेते हैं पहले 92-235 है 238, सेकेंड वन क्या है यूरेनियम 92-235 से ही, हाँ 238 ही है इसमें भी। तो चलो देखते हैं दूसरा पार्ट है कि ये जो रिएक्शन है यूरेनियम 92-238 से बना है, तुमको ये कहता है कि एक प्रोटॉन का इमिशन ये नहीं है स्पॉन्टेनियस, ये बताना है आपको। इसी रिएक्शन का सेकेंड पार्ट है इसी क्वेश्चन का, यूरेनियम 92-238 इसमें भी है, इसमें कहना है कि ये तुमको बन जाता है PR है ना, PA 91 और 237 प्लस एक हाइड्रोजन का एटम 1H1। ये तुमको इसका क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि क्या ये रिएक्शन हो सकता है, ये रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं।
तो जहां तक कि ये रिएक्शन पॉसिबल तभी होगा, कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन स्वतः तभी हो सकता है जबकि इसको क्या करना पड़ेगा हमको, जबकि इसका मास डिफेक्ट पॉजिटिव आए। अगर मास डिफेक्ट इसका माइनस करके हम देखते हैं तो डेल्टा एम इसका क्या होगा, मास ऑफ U92-238 माइनस मास ऑफ PA 91-237 माइनस मास ऑफ H11। चलिए इसका मास में माइनस करके देखते हैं। इसका मास है 238.05079, इसका कितना है 121, इसका 1.783 U में आ गया, जो कि तुम्हारा इसको जो कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा इसका वैल्यू -825 U। तो ये मास डिफेक्ट निगेटिव है, सो दिस रिएक्शन इज, सो द रिएक्शन इज नॉट स्पॉन्टेनियस, अपने आप ये नहीं हो सकता है, बल्कि इसमें अगर एनर्जी हम लोग देंगे कितना के इक्वल, इसमें एनर्जी हो गया, इसका मास कितना आया है जैसे 0.00 इंटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का अगर एनर्जी हम दे दें, जो कि एनर्जी तुम्हारा बुक में भी कैलकुलेट करके इसका लिखा हुआ है 7.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इतना एनर्जी अगर हम देते हैं, अगर इफ दिस मच एनर्जी इज गिवन देन ई रिएक्शन क्या हो सकता है, इतना एनर्जी देने के बाद ही ई रिएक्शन संभव होगा, अदरवाइज रिएक्शन क्या नहीं हो पाएगा, ये नहीं हो पाएगा। तो ये तुम्हारा था अल्फा क्वेश्चन दिया हुआ था तुम्हारा। अब है तुमको बीटा डिके। बीटा डिके का क्या है तुमको, बीटा डिके में तुमको बीटा जो किसी न्यूक्लियस से तुमको बीटा जो है डिके है वो दो तरह के बीटा पार्टिकल निकलते हैं, एक बीटा माइनस और एक बीटा प्लस। बीटा माइनस को हम लोग इलेक्ट्रॉन का फ्लो कह सकते हैं और बीटा प्लस को हम लोग पॉजिट्रॉन का फ्लो कहते हैं। बीटा माइनस को पॉजिट्रॉन कहते हैं हम लोग। बीटा माइनस के से तुमको एंटी न्यूट्रिनो का, बीटा माइनस में एंटी न्यूट्रिनो निकलता है और बीटा प्लस में तुमको न्यूट्रिनो भी निकलता है, और इससे मास नंबर वगैरह में एटॉमिक में कोई चेंजिंग नहीं आता है, लेकिन एटॉमिक नंबर में चेंज आता है। बीटा माइनस में एक एटॉमिक नंबर बढ़ जाएगा और बीटा प्लस में एक एटॉमिक नंबर कम हो जाता है। तो बीटा डिके, बीटा डिके, तो बीटा डिके जो है तुमको बीटा माइनस डिके में हेवी न्यूक्लियस जो होते हैं वो बीटा माइनस डिके करते हैं, जिसमें कि न्यूट्रॉन हेवी न्यूक्लियस जैसे कि तुमको है, जैसे X है, इससे Z है एटॉमिक नंबर, इससे बीटा माइनस से Y बनेगा, तो इसका एटॉमिक नंबर 1 बढ़ जाएगा और मास नंबर अनइफेक्टेड रहता है। प्लस ये बीटा पार्टिकल है जो कि -1 और ये 0, और प्लस एंटी न्यूट्रिनो 0 0, ये है एंटी न्यूट्रिनो, इसको कहते हैं एंटी न्यूट्रिनो, ये निकलेगा। और तुमको ये जो है तुमको इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन बीटा माइनस कहते हैं इसको, इलेक्ट्रॉन। तो इससे तुमको क्या हो गया, एटॉमिक नंबर इंक्रीजेज बाय 1, बीटा माइनस में एटॉमिक नंबर इंक्रीजेज बाय 1 और मास नंबर रिमेन्स अनचेंज, मास नंबर रिमेन्स अनचेंज, मास नंबर रिमेन्स अनचेंज्ड, ये मास नंबर रिमेन्स अनचेंज्ड रहेगा। तो ये तुम्हारा हो गया ये बीटा माइनस इमिशन में, ये बीटा माइनस इमिशन में तुम्हारा होगा।
अब जहाँ तक बीटा प्लस इमिशन की बात है, तो इसमें बीटा माइनस में तुमको क्या होगा, इसमें जो है तुमको बीटा माइनस इमिशन में न्यूट्रॉन एक्चुअली में कन्वर्ट होता है। एक्चुअली में न्यूट्रॉन जो होता है तुमको, जैसे इसमें हो रहा होगा एक्स से जो वाई बना है, इसका कारण होगा कि न्यूट्रॉन चेंज होता है तुमको प्रोटॉन में, न्यूट्रॉन चेंज होगा प्रोटॉन में, और एक तुमको इलेक्ट्रॉन बना जिसको बीटा माइनस भी कहते हो, एक इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रॉन निकलेगा। ये तुमको हैवी न्यूक्लियस जो होता है तुमको न्यूट्रॉन टू इन बीटा माइनस, न्यूट्रॉन बीटा माइनस डीके, न्यूट्रॉन इज कन्वर्टेड टू प्रोटॉन, प्रोटॉन फॉलोड बाय एंटी न्यूट्रिनो। ये तुम्हारा हैवी न्यूक्लियस तुमको जनरली इसमें मतलब इन हैवी न्यूक्लियस, तो ये तुमको ज़्यादा रिएक्शन होगा बीटा प्लस। दूसरा है तुमको अगर जो न्यूक्लियस है जैसे कि एक्स है तुमको, यहाँ जेड ए है, ये अगर बीटा प्लस जिसको पॉजिट्रॉन कहते हैं, तो इसमें जेड अगर इसमें जो कि तुम्हारा वाई अगर न्यूक्लियस बनेगा तो इसमें एटॉमिक नंबर एक लेस हो जाएगा, इसका एटॉम मास नंबर सेम रहेगा, और ये तुमको बीटा ही कहते हैं इसको, 1 और ये 0। तो यहाँ पर 1 माइनस होगा तो इसमें एटॉमिक नंबर सेम रह जाएगा, प्लस या न्यूट्रिनो बन जाएगा, ये न्यूट्रिनो बनता है, ध्यान रहे। उसमें बनता है बीटा माइनस में न्यूट्रिनो एंटी न्यूट्रिनो, इसमें न्यूट्रिनो बनेगा। और ये तुमको इसको कहते हैं हम लोग पॉजिट्रॉन है, ये इसको हम लोग पॉजिट्रॉन, पॉजिट्रॉन का मास इक्वल टू इलेक्ट्रॉन, मास इक्वल टू इलेक्ट्रॉन एंड चार्ज इक्वल्स टू +1 प्लस ई, इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर, बट 1.602 × 10⁻⁹ लेकिन पॉजिटिव चार्ज, इसलिए पॉजिट्रॉन इसका नाम हो गया। ये तुमको बीटा प्लस इमिशन होता है। बीटा प्लस इमिशन जो होता है ये तुमको न्यूक्लियस में होता है, इन न्यूक्लियस इन हैवी स्मॉलर न्यूक्लियस, स्मॉलर न्यूक्लियस में, जो कि दो न्यूक्लियस जो कि जुड़ करके जनरली जो बनाते हैं ना तुम्हारा, तुम जैसे कि तुमको इसमें क्या होगा, प्रोटॉन इज चेंजेस टू न्यूट्रॉन, प्रोटॉन इज चेंजेस टू, प्रोटॉन तुम्हारा है इधर 1 ये बन जाएगा न्यूट्रॉन में 0 प्लस बीटा 10 प्लस न्यूट्रिनो। ये तुम्हारा प्रोटॉन इज कन्वर्टेड टू न्यूट्रॉन, ये सेल्फ स्पॉन्टेनियस रहता है। इन न्यूक्लियस में ही ये हो सकता है, क्योंकि इसका मास ज्यादा होता है, इसका मास डिफेक्ट नेगेटिव आ जाएगा। तो ये चीज ओनली पॉसिबल इनसाइड न्यूक्लियस, इट इज पॉसिबल इनसाइड द न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस में ही ये संभव है। तो ये तुम्हारा बीटा प्लस इमिशन हुआ। देर आफ्टर है तुम्हारा गामा इमिशन। ये बीटा प्लस में तुम्हारा जो है तुमको बीटा प्लस और बीटा माइनस, बीटा प्लस में तुम्हारा क्या हो गया, बीटा प्लस में एक एटॉमिक नंबर माइनस घट जाता है और बीटा माइनस में बढ़ जाता है एटॉमिक नंबर। जैसे कि एक क्वेश्चन इस ढंग से भी पूछता है इसमें, जैसे कि यूरेनियम 92-238, अगर ये अल्फा और बीटा माइनस इमिशन से तुमको हैवी न्यूक्लियस, जाहिर है कि बीटा माइनस ही इसमें निकला होगा, तो कितने अल्फा और बीटा इमिट कर होने चाहिए इस सीरीज में। जैसे है तुमको यूरेनियम 92-238 है, उसे क्वेश्चन एक देते हैं। यूरेनियम 92-238 से बन गया Pb 82206, अल्फा नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल इज इक्वल टू व्हाट, और नंबर ऑफ बीटा माइनस पार्टिकल इज इक्वल टू व्हाट। कितने अल्फा पार्टिकल इसमें इमिट होंगे और कितने बीटा पार्टिकल इमिट हुए होंगे। तो जाएंगे 238 से क्या बन गया 206, डिक्रीज इन
मास नंबर इक्वल्स टू 238 माइनस 206 दैट्स इक्वल्स टू 32। डिक्रीज इन मास नंबर बराबर 32। तो एक मास अल्फा पार्टिकल के इमिशन से 4 मास नंबर घटता है। तो नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल जो होगा 1 से 4 घटता है, तो 32 घटने के लिए कितना का जरूरत पड़ेगा? 8 होगा। और तो एटॉमिक नंबर में डिक्रीज कितना हो जाएगा? न्यू एटॉमिक नंबर कितना होना चाहिए था इसका? न्यू एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू 92 माइनस 8 इंटू 2 दैट्स इक्वल टू 76 हो गया। तो ये बीटा माइनस इमिशन कितना होगा? तो बीटा माइनस जो इमिट होगा, तो नंबर ऑफ बीटा माइनस इज इक्वल टू क्या होगा? 82 माइनस 76 दैट्स इक्वल टू 6। तो ये तुमको जब ये बढ़ा होगा तो यहाँ पे बीटा माइनस के कारण ही बढ़ा होगा 6। तो 8 अल्फा हो गया। 8 अल्फा से एटम जो मास नंबर में सिर्फ अल्फा का ही होता है, मास नंबर बीटा से नहीं बदलता। तो इससे 8 अल्फा पार्टिकल आ गया। और इसमें जो मास नंबर में 92 माइनस कितना होगा? 16 और 76 हो गया। लेकिन 6 अल्फा पार्टिकल निकलने के कारण इसमें 6 की वृद्धि हो गई होगी। तो अल्फा और बीटा माइनस, लेकिन जो हैवी न्यूक्लियस है तो बीटा माइनस ही इमिट करेगा। और जो लोअर न्यूक्लियस जैसे हाइड्रोजन है, ये जिसमें कि तुमको कहते हैं हाइड्रोजन वगैरह जो कि बनाता है, जो न्यूक्लियर फ्यूजन करेगा, जैसा बताएंगे आगे, तो उसमें तुमको बीटा प्लस की संभावना होती है स्मॉलर न्यूक्लियस में ज़्यादा। तो अल्फा बीटा के बाद एक तुमको गामा रेडिएशन जो निकलेगा। तो गामा जो कि डिके होगा, तो गामा डिके में कोई एटॉमिक नंबर और मास नंबर अनइफेक्टेड होता है। गामा डिके में मास नंबर और एटॉमिक नंबर में कोई चेंज नहीं होता है, बल्कि उसकी एनर्जी लोअर हो जाती है। उसकी एनर्जी लोअर होता है। और ये एनर्जी जो लोअर होता है, न्यूक्लियस का एनर्जी जो होता है, जैसे एटम का एनर्जी हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन एटम का अगर याद होगा -13.6 -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये सब डाटा हाइड्रोजन एटम में तुम बोर थ्योरी में याद किया होगा। एटम चैप्टर जो पिछला वाला था, जिसका लेक्चर तुम राइटफुल ऐप पर देख भी सकते हो सबको, जितना लोडेड है। और जितना जो भी दिक्कत हो किसी भी टॉपिक को समझने में, तो हमसे कभी भी जो है राइटफुल ऐप के माध्यम से संपर्क करके कभी भी टाइम ले सकते हो। बोर्ड का तैयारी कर रहे हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ इसके लिए, या तुमको इंजीनियरिंग या मेडिकल इन सबों के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो उसके लिए भी तुम हमसे संपर्क कर सकते हो। जो भी पर्सनल भी डाउट है उसका भी समाधान होगा। जो भी लाइव क्लासेस है उसमें भी तुम ज्वाइन कर सकते हो। और जो क्वेश्चन पेपर हैं, जो क्वेश्चन है तुमको उसके सॉल्व करके का भी डिस्कस कर सकते हो। तो अब हम लोग देखते हैं गामा डीके में। गामा डीके में क्या होगा? द मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर remains unchanged in gamma decay। गामा डीके में ये अनचेंज होता है। एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस डिक्रीजेस इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में घटता, ध्यान रहे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में नहीं, ज़्यादा एनर्जी होता है न्यूक्लियस में। तो इसका मतलब है कि अगर x है, कोई ZA है, तो ये न्यूक्लियस तो x मतलब सेम ही रहेगा न्यूक्लियस, बल्कि इसमें सिर्फ एनर्जी का क्या हो जाएगा तुमको, ये एनर्जी तुमको डिक्रीज कर जाएगा। ये गामा जो है तुमको एक रेडिएशन निकलेगा, ये रे, गामा रे, एनर्जी डिक्रीजेज मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। गामा रे है तुमको जो कि एनर्जी लिबरेट होगा। तो ये गामा रेडिएशन से एटॉमिक नंबर मास नंबर में कोई चेंज नहीं आता है। तो अगला है तुमको, इसके बाद जो टॉपिक है तुम्हारा, हम लोग अब देखेंगे तुमको न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में। न्यूक्लियस में जैसे कि तुमको रिएक्शंस होते हैं, न्यूक्लियर रिएक्शन में काफ़ी अमाउंट में एनर्जी तुमको प्राप्त होते हैं, जिसका अनकंट्रोल अगर एनर्जी अगर दिया जाए तो इससे दो तरह के रिएक्शन हम लोग करा सकते हैं। जिसके हैवी न्यूक्लियस जब टूट करके क्या बनाते हैं हम लोग, जब हैवी न्यूक्लियस टूट करके जो हम लोग ने देखा था कि जो मास नंबर 30 से लेके 170 के बीच में जब जाते हैं तो उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। तो न्यूक्लियर एनर्जी में दो ग्रुप हैं, एक है न्यूक्लियर फ्यूजन,
न्यूक्लियर फ्यूजन, the nuclear reaction in which a heavy nucleus disintegrate to form two nucleus is called न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। और ये जैसे देखते हैं जैसे कि मास नंबर तुमको 170 से ज़्यादा होता है तो वो अनस्टेबल होते हैं न्यूक्लियस, तो वो हमेशा स्टेबिलिटी रीजन में आना चाहेंगे। और इस प्रक्रिया में क्या करता है, और चूंकि उसकी न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा हो जाती है, तुमको 8.75 जैसे एफ का होता था, ऐसे 8.5 के रेंज में सबका होता है लगभग, जो कि 30 to 170 के बीच में। और जो कि हैवी न्यूक्लियर जैसे यूरेनियम का है तो यूरेनियम का 7.6 होता है। तो जैसे कि यूरेनियम है तुमको, यूरेनियम 235, यूरेनियम 92 235 है, इसमें अगर एक न्यूट्रॉन हम लोग दे देते हैं, एक न्यूट्रॉन इसमें अगर ये एब्जॉर्ब कर ले, स्लो मूविंग न्यूट्रॉन होता है, तो इससे बन जाता है यूरेनियम 92 236। ये स्लो मूविंग न्यूट्रॉन है, स्लो मूविंग न्यूट्रॉन होता है ये। तो स्लो मूविंग न्यूट्रॉन से यूरेनियम 92 236 में ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो इससे क्या बन जाता है, ये दो पार्ट में ब्रेक कर जाएगा, ये दो न्यूक्लियस में बट जाएगा और इसके फलस्वरूप कुछ न्यूट्रॉन्स निकलते हैं। जैसे कि इसके ये जो रिएक्शन हो सकते हैं, इसमें जैसे बेरियम बन जाता है, एक बेरियम जिसका 56 हो गया और ये 144 हो गया, 56 144। और ये तुमको बन जाएगा क्रिप्टन 3689 और इसके साथ साथ 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं, 3 न्यूट्रॉन निकल जाएंगे, 3 न्यूट्रॉन इसमें निकलते हैं। बेरियम बन गया और साथ साथ क्रिप्टन बना तुम्हारा। और इसका मास नंबर भी ऐड करके देख लोगे तुम्हारा ये 236 आ जाएगा। तो मास नंबर भी अलग से जोड़ के कभी बैलेंस कर देख सकते हो। और 56 + 36 दैट इज 92 तुम्हारा ये भी आ गया। 236 देख लेंगे ऐड करके 144 और प्लस यहाँ 3 होगा 3 तो 144 + 92 दैट इज 236। ये तुम्हारा ये इस तरह से ये टूट सकते हैं। और इसमें जो है तुमको एनर्जी लिबरेट करेंगे ये। और एनर्जी का क्या ऑर्डर होगा इसको देख लेते हैं वैल्यू हम लोग। फिर जैसे कि दूसरा हो सकता है यही जो डिसइंटीग्रेशन होता है, ये इस डिसइंटीग्रेशन के और भी प्रोडक्ट हो सकते हैं। जैसे कि इस डिसइंटीग्रेशन में तुमको एक बन सकता है तुमको ज़ेनॉन 54 और यहाँ पर तुमको ये तुमको मास नंबर भी तुमको 140 आ गया, मास नंबर 140 प्लस एक तुमको आ गया इसका जो है तुमको 54 है। तो अब तुमको एटॉमिक नंबर तुमको आ जाएगा दैट इज 54 236 92 में जाएगा। तो 92 में तुमको 54 38 आ गया। तो 38 होता है स्ट्रॉन्शियम का, तो स्ट्रॉन्शियम का हो गया तुमको 38 और ये 94 हो जाता है। ये 94 होगा प्लस कितना हो गया तुम्हारा, प्लस इसमें 2 न्यूट्रॉन बनते हैं, 2 न्यूट्रॉन इमिट होंगे। तो ये तुमको 2 न्यूट्रॉन इमिट होते हैं इसमें, 2 न्यूट्रॉन। तो 2 96 हो जाएगा और 96 और क्या होगा तुम्हारा ये और 96 और 140 तो हो गया तुम्हारा 236। ये तुम्हारा आ जाएगा। अब इस तरह से ये तुमको या एक और रिएक्शन का सीक्वेंस एक लिख सकते हैं 2 स्मॉलर न्यूक्लियस में। जैसे है एक न्यूक्लियस का और सीक्वेंस होता है जो कि तुमको टूटता है ये एंटीमनी में दैट इज 51 और एक नियोबियम एंटीमनी में टूट जाएगा ये दैट इज 51 होता है और ये तुमको 133 हो जाता है, इसका 133 हो जाएगा प्लस नियोबियम तो NB
तो ये 41 हो जाएगा और ये 99 हो जाएगा, और इसमें 4 न्यूट्रॉन निकलता है। तो मास नंबर शायद तुम देखो मैच करा के समझ में आ जाएगा, 4 103 और 103 और 133। तो ये 3 तरह के सेट में ये जैसे कि हमने तोड़ के दिखाया। तो इसमें क्या होता है, यूरेनियम न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट करके तुमको कभी 2 न्यूट्रॉन आ रहा है, कभी 3, कभी 4 न्यूट्रॉन। तो एवरेज जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आता है, इस तरह का सभी सीक्वेंस में टूटते हैं, तो एवरेज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो आएगा, एवरेज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पर फ्यूजन ऑफ U-236 इज 2.5, ये 2.5 न्यूट्रॉन आएगा। तो अगर ये रिएक्शन की अगर एक न्यूक्लियस टूटा तो 2.5 न्यूट्रॉन अगर एवरेज बनते हैं, तो फिर ये जो 2.5 न्यूट्रॉन लगे तो वो कितना न्यूक्लियस को तोड़ेगा, 2.5 न्यूक्लियस को तोड़ेगा, तो फिर 2.5 टाइम्स बढ़ेंगे, तो ये तुमको 2.5 के मल्टीपल में क्या होते चल जाएगा, ये बढ़ते चल जाएगा। और इस प्रकार से जो एनर्जी है वह बहुत गुना मल्टीपल हर हमेशा होते चला जाएगा। इसलिए अनकंट्रोल्ड रिएक्शन जब होगा, इसको अगर एक निश्चित रेट से आप नहीं चलाएगा तो ये रिएक्शन अनकंट्रोल्ड जब हो जाएगा तो ये एक एटम बम जिसको कहते हैं, वो उस तरह से एक डिवास्टिंग मतलब बहुत हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या करेगा, लिबरेट होगा, और जिसका कि जो कि एक तुमको क्या कहते हैं, डिस्ट्रॉइंग होगा, जैसा कि तुमको हिरोशिमा नागासाकी पे जो एटम बम चलाया गया था वो भी न्यूक्लियर फ्यूजन का ही के आधार पर वो बना हुआ था, और इसी रिएक्शन के सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन से वो प्रभावित था। तो उससे भी तुमको क्या होगा, तो अब इस यूरेनियम में कितना एनर्जी निकलेगा, अगर इसमें देखें इसी तरह के निकले तो इसमें एक न्यूक्लियस में कितना एनर्जी आ रहा होगा। तो जहां तक कि देखो, अगर यूरेनियम का जो बाइंडिंग न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी होता है वो लगभग बाइंडिंग एनर्जी ऑफ EBN वैल्यू जिसको कहते हैं, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, EBN वैल्यू जिसको कहते हैं, फॉर यूरेनियम जो होता है 92 to 36 इज अबाउट 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और फॉर EBN वैल्यू फॉर मतलब कि तुम्हारा जो मास नंबर कितना होगा, 30 से लेकर के 170 के बीच में, दैट्स तो 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के एवरेज में आता है। तो कितना आपका देखिए ये कितना, अगर एक न्यूक्लियन में एक में कितना हुआ, तो EBN पर चेंज इन EBN कितना हो गया, चेंज इन EBN इज इक्वल टू 8.5 माइनस 7.6 दैट इज 0.9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसमें 236 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो पर न्यूक्लियस मतलब कहते हैं ये तुम्हारा हो गया बाइंडिंग एनर्जी लॉस एनर्जी ई वैल्यू एनर्जी पर फ्यूजन ऑफ यूरेनियम 92 to 236 इक्वल 236 इंटू 0.9 इज अबाउट इक्वल टू 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के रेंज में ये एनर्जी आएगा आपको। ये 200 मेगा वोल्ट के एनर्जी में आ जाएगा लगभग। तो ये क्या हुआ तुम्हारा, जैसे कि देखो ये तुमको रफली जो तुम्हारा दिया गया, ये सब जो एवरेज इसमें जो एनर्जी लिबरेट होंगे ये सब का एवरेज जो वैल्यू हो गया, ये एवरेज एनर्जी पर फ्यूजन कितना आ गया, जैसे न्यूट्रॉन का संख्या आ गया तुमको 2.5, एनर्जी लिबरेटेड पर फ्यूजन, एनर्जी लिबरेटेड पर फ्यूजन इक्वल्स टू 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के रेंज में ये आ जाएगा एवरेज। तो 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक फ्यूजन में आता है, तो इसका जैसे जैसे तुमको ये रिएक्शन होता जाएगा, हर बार ये लिबरेट होता जाएगा मल्टीपल में, तो ये तुमको बहुत ज़्यादा मतलब एनर्जी लिबरेट होगा स्मॉल टाइम में। और ये तुमको किसका प्रिंसिपल होता है, ये तुम्हारा दिस एटम बम जो तुम्हारा होता है इसी प्रिंसिपल पर एटम बम बेस्ड ऑन अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। एटम बम वर्क्स ऑन अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन
न्यूक्लियर फ्यूजन पर बेस्ड होता है, जो कि तुमको मतलब इसके डिवास्टिंग इफेक्ट को हिरोशिमा नागासाकी में देखा गया 1945 में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। उसके बाद से अभी तक इसका यूज नहीं किया गया, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा मतलब कि एनर्जी लिबरेट होती है और काफ़ी हानि होती है। और लेकिन इससे जो है अभी हम लोग जो रिएक्शन कराते हैं, इससे में एक कंट्रोल अगर इसको करके चलाया जाए तो इससे हम लोग न्यूक्लियर रिएक्टर अभी बनाते हैं, जिससे कि हम लोग न्यूक्लियर एनर्जी जो है तुमको से न्यूक्लियर एनर्जी से हम लोग क्या करते हैं, जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्राप्त करते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर में। तो न्यूक्लियर रिएक्टर में इसी को कंट्रोल न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, जो यूरेनियम के ही तो कंट्रोल कैसे करेंगे, तो उसमें सबसे बड़ा बात यह है कि यूरेनियम से जो हम लोग रिएक्शन करा रहे हैं उसमें न्यूट्रॉन का संख्या जब 2.5 टाइम्स आ रहा है, तो 2.5 टाइम्स आता है, तो फिर इसको कंट्रोल कैसे करेंगे। अगर 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक फ्यूजन में निकलता है और एक निश्चित रेट से अगर चलता रहे, इसको क्रिटिकल रेट जो है तुम्हारा, जिसकी मतलब कि 1 जैसे रहे, 1 न्यूट्रॉन निकले तो एक कंट्रोल बना रहेगा आपका। और अगर 1 से ज़्यादा न्यूट्रॉन निकल रहा था, आपका सुपर क्रिटिकल हो जाएगा वो, और आपका क्या हो सकता है, वो रिएक्शन का रेट काफ़ी बढ़ता जाएगा और काफ़ी ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलेगा और एक्सप्लोजन हो जाएगा, जो कि आपका एटम बम में होता है। तो अगर इसको कंट्रोल कर सकें इस रिएक्शन को, तो हम निश्चित रेट से इस रिएक्शन को चला सकते हैं और एक निश्चित रेट से हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्राप्त कर सकते हैं, जो कि न्यूक्लियर रिएक्टर में हम लोग करते भी हैं। इसको कंट्रोल करके हम लोग इससे एनर्जी प्राप्त कर सकते हैं। तो इसमें क्या है प्रिंसिपल, इसको देख लेते हैं हम लोग। न्यूक्लियर रिएक्टर में तुम्हारा है, न्यूक्लियर रिएक्टर में हम लोग जो कि करते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर जो कि हम लोग का जो बेस्ड है अभी, यूरेनियम बेस्ड रिएक्टर जो होते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर अभी जो न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूक्लियर फ्यूजन पर ही बेस्ड है रिएक्टर। तो न्यूक्लियर रिएक्टर में क्या करते हैं हम लोग, ये बेस्ड ऑन कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन ऑफ यूरेनियम 92-235 विथ स्लो मूविंग न्यूट्रॉन से हम लोग इसको कराते हैं। जनरली यही तुम्हारा इसी पर बेस्ड है। तो यूरेनियम को क्या करते हैं हम लोग, इसमें स्लो मूविंग न्यूट्रॉन डालते हैं, तो वो 2 न्यूक्लियस में टूटेगा, जैसा अभी देखे। तो न्यूक्लियस में जब तुमको जो है एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन जो होता है, एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन इज एब्जॉर्ब्ड बाय बोरोन रॉड, इसको कंट्रोल रॉड भी कहते हैं, कंट्रोल रॉड। लेकिन यहां पर है कि जैसे कि आपका जैसे कि कहीं पर न्यूक्लियर रखा हुआ है, तो यहां देखो क्या है, तुमको इसमें क्या क्या है, इसका जो न्यूक्लियर रिएक्टर का एक खाका हम लोग ड्रॉ करें तो किस तरह से हो सकता है। ये न्यूक्लियर रिएक्टर अगर है तो यहाँ पर क्रोड होता है, यहाँ पर न्यूक्लियर रिएक्टर में यहाँ पर क्रोड होता है, इसमें रिएक्शन कराया जाएगा। यूरेनियम का इसमें फ्यूल रॉड होगा, यूरेनियम का फ्यूल रॉड होता है, इसमें यूरेनियम फ्यूल रॉड हो गया, इसमें रहेगा। और यहाँ पर क्या होता है, तुमको इसमें कंट्रोल रॉड के रूप में, यहाँ पर कंट्रोल रॉड के रूप में ये तुमको बोरोन रॉड होता है, इसमें कंट्रोल रॉड, ये सब बोरोन रॉड है, ये बोरोन कंट्रोल रॉड, ये कंट्रोल रॉड है, सब कंट्रोल रॉड है। तो इससे क्या होता है, जबकि यूरेनियम यहाँ से निकलेगा तो यूरेनियम में न्यूट्रॉन को ये एब्जॉर्ब करते रहेगा और न्यूट्रॉन को एक निश्चित रेट से, जैसे कि इसमें ज़्यादा बोरोन रॉड को दे सकते हैं, कभी कम दे सकते हैं, अकॉर्डिंगली इसको आगे पीछे हम लोग इसकी संख्या को क्या कर सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं। उससे ये न्यूट्रॉन को, जो एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन को क्या कर सकता है, एब्जॉर्ब कर सकता है। इसमें है क्या, देखो एक अगर यहाँ पर यूरेनियम रखा हुआ है आपका, तो मान लेते हैं कि जब यहाँ से न्यूट्रॉन आता है, यहाँ पर न्यूट्रॉन निकला और ये न्यूट्रॉन दूसरा न्यूक्लियस से अटैक कर जाएगा, तो फिर इसमें जो तुम्हारा होगा तो हम कुछ कर ही नहीं सकते थे इसको। लेकिन इसमें जो बेस्ट जो बात ये है तुम्हारा यहाँ पर कि जो न्यूट्रॉन जो निकलता है ये फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन होता है, ये फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन निकलेगा, फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन निकला। तो ये तुमको फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन इसको कंबाइन दूसरा न्यूक्लियस से नहीं करता है, ये इंटरेस्टिंग बात है। जैसे यूरेनियम के एक न्यूक्लियस से में न्यूट्रॉन आपने दिया, स्लो मूविंग न्यूट्रॉन, तो यूरेनियम 236 बना, वो न्यूट्रॉन मानते 2.5 न्यूट्रॉन को इमिट किया। ये जो 2.5 न्यूट्रॉन है ये फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन होता है, ये यहाँ पर इससे कंबाइन नहीं करेगा किसी से, ये बाहर निकल जाएगा। तो इसको क्या करते हैं हम लोग, इसको जो है
इसको जब स्लो करेंगे और बोरोन रॉड से इसको क्या कर लेंगे हम लोग, एब्जॉर्ब भी अब कर सकते हैं। जब इस रिएक्शन साइड से निकल गया तो इसको बोरोन रॉड से हम क्या कर लेंगे, इसको इसकी संख्या को नियंत्रित कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। और इसको स्लो करने के लिए इसमें हेवी वाटर होता है। स्लो करने हेवी वाटर यूज्ड एज डिसलिरेटर, मतलब कि इसका स्पीड को क्या करने के लिए, कम करने के लिए हेवी वाटर का यूज करता है। तो हेवी वाटर कौन सी के रूप में यूज करेगा, इसको हेवी वाटर का यूज करते हैं हम लोग। और हेवी वाटर का यूज करेंगे इसमें, तो हेवी वाटर न्यूट्रॉन को रोकने वाला, न्यूट्रॉन रिटार्डेटर मीन्स न्यूट्रॉन के स्पीड को कम करने के लिए इसका यूज करते हैं हम लोग। और यहां पर क्या होगा, अब ये जो तुम्हारा कोर्स है, जिससे कि ये रिएक्शन एक कंट्रोल रेट से आपको इसमें चलता रहेगा। और कंट्रोल रेट से यहां पर क्या कीजिए, जो कि कूलिंग एजेंट डाल दीजिए, वाटर वगैरह डाल दीजिए, जो कूलिंग एजेंट वाटर डालिए। ये वाटर को यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको हीट, ये जो इससे हीट लेकर के क्या होता जाएगा यहाँ पर, यहाँ से तुमको ये वेपर, ये तुम्हारा हीट लेकर के यहाँ से क्या हो जाएगा, तुम्हारा यहाँ से स्टीम निकल जाएगा। ये वाटर है, ये गर्म होगा, ये स्टीम निकलेगा, यहाँ से टरबाइन चलाइए और इस प्रकार से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्राप्त कीजिए। तो न्यूक्लियर रिएक्टर में क्या हुआ, यहाँ पर ये क्रोड होगा, इसको कहते हैं ये क्रोड, जहाँ पे रिएक्शन हो रहा है। क्रोड में बोरॉन रॉड लगा हुआ रहेगा, यहाँ यूरेनियम का रॉड रहेगा और यहाँ हैवी वाटर रहेगा। इसका स्लो करेंगे और न्यूट्रॉन को एक निश्चित रेट से बार बार यहाँ पे देते जाएंगे। और इसमें कंट्रोल रॉड के रूप में बोरोन का यूज करेंगे, उसमें बहुत सारे लगे हुए रहते हैं जिससे कि उसके सुपर क्रिटिकल ना हो सके, उसका ज़्यादा न्यूट्रॉन की संख्या को क्या कर सके, ये कंट्रोल कर सके। इस प्रकार से एक निश्चित रेट से आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होता रहेगा, प्राप्त होता रहेगा। आई होप कि तुम्हें ये इस न्यूक्लियर रिएक्टर का स्टेटलिस्ट समझ में आ गया होगा। इसमें बोरोन या कैडमियम का रॉड किस में यूज करते हैं हम लोग, न्यूट्रॉन के कंट्रोल करने के लिए। और हेवी वाटर का हम लोग उसको न्यूट्रॉन को स्लो करने के लिए उसको यूज किया जाता है। तो ये हो गया तुम्हारा न्यूक्लियर फ्यूजन से संबंधित। न्यूक्लियर फ्यूजन जिससे कि एक हैवी न्यूक्लियस को हम लोग ब्रेक करके एक से अधिक हम लोग क्या कर सकते हैं, न्यूक्लियस में तोड़ते हैं और उससे पर फ्यूजन लगभग यूरेनियम में 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का हमको एनर्जी मिलता है। और जितने फ्यूजन होंगे उस रेट से जितना चाहिए आपको एनर्जी, तो इसका जैसे पर फ्यूजन में 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो अगर किसी की क्षमता होगी 2000 मेगावाट, तो कितने फ्यूजन पर सेकेंड जरूरत पड़ेंगे, ये सब आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को बदल लीजिएगा क्या चीज़ में, जूल में, और इस प्रकार से आपको आ जाएगा कितना फ्यूजन पर सेकेंड चाहिए। तो एक फ्यूजन में कितना यूरेनियम का जरूरत पड़ेगा पर फ्यूजन, ये सब कैलकुलेट किया जाता है जो क्वेश्चन में तुम्हें दिया हुआ है। तुम कभी भी दिक्कत हो, तुमको नहीं बन रहा हो क्वेश्चन, हमसे कभी भी संपर्क करो। राइट लैब के आधार पर तुम कभी भी व्हाट्सएप से कॉल कर सकते हो या सीधे कॉल से हमसे डायरेक्ट बात कर सकते हो। दिक्कत हो, क्वेश्चन नहीं बने, तुम हमसे संपर्क करो। जिस भी पोर्शन में दिक्कत होगा, कोई भी प्रिपरेशन में दिक्कत हो रहा है, बोर्ड हो, इंजीनियरिंग हो, मेडिकल हो, किसी की प्रिपरेशन में दिक्कत हो रही, कभी भी हमसे संपर्क कर सकते हो। तो अब है तुमको न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन है, न्यूक्लियर फ्यूजन। तो न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है, टू स्मॉलर न्यूक्लियाई कंबाइन टू फॉर्म लार्ज न्यूक्लियाई, लार्ज न्यूक्लियाई बनाएगा और इसमें एनर्जी लिबरेट होगा। तो तुमको इसमें भी तुमको एनर्जी लिबरेट होगा। जैसे कि इसमें एग्जाम्पल के रूप में, जैसे कि हाइड्रोजन का एक है 1H1 प्लस 1H1, प्रोटियम जिसको कहते हैं, सब इसको क्या बन गया, ये प्रोटियम कहलाता है ना हाइड्रोजन का जो कि, तो इससे बन जाएगा, मान लेते हैं 1H2 बन गया, ये हाइड्रोजन का बन गया ये ड्यूटेरियम 1H2, इसको क्या कहेंगे हम लोग, ड्यूटेरियम बन जाएगा। और एक बीटा पार्टिकल आ जाएगा तुमको 10 का बीटा पार्टिकल, और इसमें तुमको लगभग 0.42 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी लिबरेट होगा इसमें। तो ये तुमको न्यूक्लियर फ्यूजन के एग्जांपल हो गए, जिसमें कि दो प्रोटियम के जो न्यूक्लियस मिल करके एक ड्यूटेरियम और एक बीटा प्लस बना रहा है। दूसरा रिएक्शन हो सकता है इसका, ये जो तुम्हारा है 1H2
प्लस 1H2 जो ड्यूटेरियम बना 1H2 प्लस 1H2, इससे बन सकता है हीलियम का 2 और 3 बन सकता है, और एक न्यूट्रॉन इमिट होगा इसमें, और इसमें तुमको करीब करीब 3.27 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी लिबरेट होगा। तो ये भी हो सकते हैं। दूसरा जो दो ड्यूटेरियम जो है तुमको, दो ड्यूटेरियम का जो न्यूक्लियस है 1H2 का, ये 1H2 का ये तुमको एक ट्राइटियम भी बना सकते हैं, ये 1H3 बना सकते हैं 1H3, और साथ साथ ये क्या बन जाएगा तुमको एक प्रोटियम, और इसमें तुमको 4.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी आएगा, ये तुमको ट्राइटियम बना। तो ये सब न्यूक्लियर रिएक्शन हो सकते हैं, जो कि ये सब तुमको जो है ये रिएक्शन तुमको सन वगैरह में ये सब रिएक्शन तुम्हारा होता है। ये सन में तुमको ये सन के ऊर्जा का न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन इन सन में ये सब रिएक्शन तुमको चल रहे हैं, जिससे कि हमें हेवी एनर्जी, इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होते रहता है, मिलते रहता है। तो ये सब मैंने एक से दूसरा, दूसरा से तीसरा, ये चेन रिएक्शन वहाँ चलते रहता है, और न्यूट्रॉन का इसमें खपत हो जाता है। और न्यूट्रॉन जैसे जैसे हाइड्रोजन की कमी होती जाएगी, ये धीरे धीरे क्या होते जाएगा, तुमको उसका जो क्रोड है वो सिकुड़ते नहीं रहेगा, और उससे फिर एक नया चेन ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन क्या जाता है, स्टार्ट हो जाता है, और इस प्रकार से ये चलता रहता है। और जो सन के एनर्जी का सोर्स भी यही है। और सन के ये जब हाइड्रोजन समाप्त हो जाएगा तो ये तुमको रेड सन जो है आगे जाकर के और सिकुड़ने लगेगा, तो रेड जाइंट स्टार, अगर हाइड्रोजन जब कम हो जाएगा तो वह फिर धीरे धीरे एक रेड जाइंट स्टार बनेगा, और अंततः वह ब्लैक होल बन जाता है। ये तुमको मतलब कि स्टार का एनर्जी का जो मेन सोर्स है दैट इज न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। इसको अभी जाहिर है कि इसको कंप्लीट जो न्यूक्लियस जो है तुमको, दो न्यूक्लियस जो हाइड्रोजन के हैं मान लेते हैं, इसको इतना करीब लाना जिससे कि वह तुमको एक दूसरे से कंबाइन कर जाए, इसके लिए काफी अधिक एनर्जी की जरूरत पड़ती है। ये करीब करीब 300 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए, तब उसको इतना कर चुके न्यूट्रॉन जो रिपल्सन होगा, कूलम्ब्स रिपल्सन, जो कि सेम चार्ज कारण बहुत स्मॉल डिस्टेंस होने पे ये बहुत अधिक हो जाता है। तो उसको अगर उसको काउंटर बैक करना, उसको काउंटर बैलेंस करना है, तो 300 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास की एनर्जी की जरूरत पड़ती है। और एनर्जी इज इक्वल टू हम लोग 3/2 KT से अगर इसका एक टेम्परेचर निकालें, KT का मतलब बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, K इज इक्वल टू होता है 8.3 R/N, तो K का वैल्यू R बाय एवोगाड्रो नंबर, तो R का वैल्यू होगा 8.3 बाय 6.022 इंटू 10⁻23। तो ये जो टेम्परेचर एनर्जी का वैल्यू अगर हम लोग यहाँ पर रखें 300 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 300 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास, तो ये जो तुम्हारा एनर्जी जो टेम्परेचर आता है, ये टेम्परेचर करीब करीब आ जाएगा 10⁹ केल्विन के रेंज में आएगा। ये करोड़ से भी ज़्यादा टेम्परेचर आ गया। तो ये जो इतना अधिक टेम्परेचर कहाँ से लाया जाएगा? इतना अधिक टेम्परेचर के लिए आपको जाहिर है कि न्यूक्लियर फ्यूजन वगैरह के रिएक्शन से लाना पड़ता है। न्यूक्लियर फ्यूजन से लाता है इसको, न्यूक्लियर फ्यूजन से लाएगा, और उसके जो हाइड्रोजन बम वगैरह बना हुआ है इस पर बेस्ड है कौन सा तुम्हारा न्यूक्लियर, इस पर बेस्ड है तुमको जो कि इसका हम लोग जो यहाँ पर डेवलप जो किया हुआ है, जिसको हम लोग हाइड्रोजन बॉम्ब कहते हैं। तो ये तुमको इतना अधिक टेम्परेचर चाहिए, तभी जाके ये जो है तुमको जो कि फ्यूजन रिएक्शन है ये स्टार्ट हो पाएगा। तो इतना अधिक टेम्परेचर को बनाने के लिए जाहिर है कि आपको पहले जाहिर है इतना टेम्परेचर अधिक आएगा कैसे, तो इसके लिए हमको न्यूक्लियर पहले फ्यूजन रिएक्शन कराइए, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, उससे तुमको वहाँ पर उससे जो एनर्जी मिले उससे इस रिएक्शन को एक्टिवेट कीजिए, और इसके बाद तुमको ये जो है रिएक्शन आपका कंट्रोल जो है, तुमको ये जो रिएक्शन है ये तुम्हारा स्टार्ट होगा, और इसको अनकंट्रोल तुमको जो है ये प्रोसेस तुम्हारा जो हाइड्रोजन का जितना अमाउंट होगा अकॉर्डिंगली आपको एनर्जी मिलेगा, और ये तुमको हाइड्रोजन बम का ये तुमको इसका रिएक्शन कराया जाता है। दूसरा है इससे जो रिएक्शन होंगे तो इसमें तुमको जो कि एनर्जी का जो अमाउंट होता है न्यूक्लियर फ्यूजन से ज़्यादा होता है पर न्यूक्लियन, पर मतलब उसमें जो मात्रा होती है वो अधिक होती है, उसका मास सेम मास लेंगे तो इसमें ज़्यादा एनर्जी काफ़ी गुना होता है, और ये तुमको काफ़ी, और इसका जहाँ तक अभी है इसको कंट्रोल करके एनर्जी में से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाना अभी तक संभव नहीं हो सका, कि कंट्रोल न्यूक्लियर फ्यूजन हम लोग नहीं करा सकते हैं अभी, जो कि एक निश्चित रेट से क्या हो सके वहाँ पर हो सके। तो ऐसा इसमें पहली बात तो है कि इस टेम्परेचर को मेंटेन करने वाला 10⁹ केल्विन पर कोई मटेरियल पहले स्टेबल होना चाहिए, ऐसा कोई मटेरियल को पहले डिजाइन करना होगा। तो इस तरह के बहुत से चैलेंजेज हैं जिसके के लिए तुमको जो है
बहुत से कंट्री के जो साइंटिस्ट हैं जो लगे हुए हैं जो कि ये कंट्रोल न्यूक्लियर फ्यूजन को हम लोग प्राप्त कर सकें। और जहाँ तक कि इंडिया का जो है एटॉमिक पावर प्लांट का एटॉमिक एनर्जी का जो रहा है, इसमें भी मिली जुली सफलता मिली है। अभी तक हम लोग जो है बहुत से न्यूक्लियर रिएक्टर चला रहे हैं और एटॉमिक एनर्जी का जैसा कि तुम्हारे बुक में एक पेज दिया हो, उसको रीड भी कर सकते हो। और अभी तक हम लोग जो है मतलब बहुत अधिक एनर्जी न्यूक्लियर एनर्जी तो प्राप्त नहीं कर बना पा रहे हैं, और उसका कारण है कि ये न्यूक्लियर जो एनर्जी से जो इलेक्ट्रिक जनरेशन होता है न्यूक्लियर हम लोग का जो फ्यूजन से हो रहा है, जो कि एक न्यूक्लियस ज़्यादा न्यूक्लियस में यूरेनियम के टूटते हैं, उसमें भी हम लोग के पास यूरेनियम की कमी होने के कारण इसमें बहुत अधिक हम लोग एनर्जी अभी इंडिया में नहीं बना पा रहे हैं। तो ये तुम्हारा ये सब का था जो टॉपिक था, जो तुम्हारा न्यूक्लियस का, ये सारे टॉपिक अब आज कवर हो गए। तुम जितने भी क्वेश्चंस हैं तुम उसको बनाने का कोशिश करोगे। एस.सी. वर्मा के बुक में भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस दिए हुए हैं एटम्स, न्यूक्लियस, इन सबों में। आई होप कि तुम बनाओगे। जहाँ पर तुम्हें दिक्कत होगा कभी भी राष्ट्रीय ऐप के माध्यम से हमसे संपर्क करके तुम इस सब कुछ चैप्टर्स में काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं। और ये सब चैप्टर्स में जो बहुत से क्वेश्चन होते हैं जो केमिस्ट्री में भी काफ़ी आते हैं, एटम्स वाले क्वेश्चन, और उसमें भी तुमको मदद करते हैं। रेडियो एक्टिविटी में तुम्हें मदद करते हैं, केमिकल काइनेटिक्स में भी जुड़ा हुआ होता है। तो इन सबको बेहतर बना सकते हो काफ़ी क्वेश्चन प्रैक्टिस करके। एग्जाम में भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तुम जाओगे, जो कि जेई हो, नीट हो, उन सबों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं और स्कोरिंग भी होते हैं, बहुत डिफिकल्ट नहीं होते हैं ज़्यादा। तो आई होप कि तुम बनाओगे। जहाँ भी दिक्कत होगा कभी भी हमसे संपर्क करके टाइम ले सकते हो। ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो, राइस्टोरियल ऐप को, और कभी भी हमसे संपर्क करो, कोई भी बात कर सकते हो, किसी भी टाइप का दिक्कत हो। तो इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त कर रहे हैं।